अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एच के। आज हम एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के पेरेंट्स से करवाएंगे सो दैट हम उनकी जर्नी से सीख सकें और कुछ उनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर हो सकें। आज के इस सेशन में हैदराबाद से हमारी गेस्ट हैं मिसेस मरियम फाद। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिसेस मरियम फाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो और थैंक यू सर आपका कि आपने हमें मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पर आके बात करने का। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए और अचीवमेंट भी है कि हम लोग इस तरह से अपने बच्चों को काम कर रहे हैं और लोग हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और सबसे बहुत ज़्यादा थैंक यू आपका कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म से मौका दिया है कि हम अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाएं और अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करें। राइट। तो शुरू हम यहाँ से ही करते हैं कि आप ज़रा हमें और हमारे व्यूवर्स को अपनी बेटी के बारे में बताइए। और आप हम्म। यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको कब और कैसे उसके चैलेंज के बारे में पता चला और उसका चैलेंज है क्या। उस मेरी बेटी जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि बाय बर्थ मतलब बल्कि बाय बर्थ क्या वो बच्चे के साथ ही माँ के पेट में बनती है। तो उसकी वैसे तो डायग्नोसिस जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को पता चल जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी लेक ऑफ अवेयरनेस है, लेक ऑफ नॉलेज है कि डॉक्टर इस चीज को ज्यादा नहीं देखते या नहीं करते। लेकिन मेरी बेटी जो है उसके पैदा बर्थ के बाद फौरन से कुछ ही घंटों में हमें पता चल गया था। क्योंकि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं वो उनकी जो अपीयरेंस होती है वो डिफरेंट होती है दूसरे बच्चों की निस्बत। और उनके सिम्टम्स होते हैं उनकी बॉडी में, तो वो डॉक्टर्स देखते ही समझ जाते हैं। अब तो माशाल्लाह इतना एडवांस हो गया है कि प्रेगनेंसी में पता चल जाता है, लेकिन मुझे प्रेगनेंसी में पता नहीं चला था। मुझे आफ्टर बर्थ विद इन फ्यू आवर्स पता चल गया था, डॉक्टर्स ने बता दिया था कि आपकी बेटी डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई है। राइट। तो अभी एक तो उसका नाम भी बताइए और दूसरा अभी उसकी उम्र इस वक्त कितनी होगी। मेरी बेटी का नाम परिशे है। इसका मतलब है परी जैसा चेहरा। उस वक्त हमें पता नहीं था कि परी जैसा चेहरा है तो वाकई में वो परी होगी क्योंकि हमें उसकी जर्नी का इल्म नहीं था कि आइंदा 11 सालों में, वो भी 11 साल की है, आइंदा 11 सालों में वाकई में वो हमारे लिए परी ही हो जाएगी। तो माशाल्लाह से अभी वो 11 साल की है। माशाल्लाह। तो जब आपको पता चला उसके चैलेंज के बारे में तो कि वो डाउन सिंड्रोम है, तो सोसाइटी से डील करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि आपको और हमें सबको पता है कि हमारे माशरे में अवेयरनेस की काफ़ी कमी है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई थी तो उस वक्त नो डाउट हम भी काफी ज्यादा, हमारे माइंड में भी हजारों तरह के सवालात थे बीइंग अ पेरेंट, मेरे और मेरे हस्बैंड के माइंड में कि हम लोग इसको रेस कैसे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो एक चीज थी, मेरे हस्बैंड जो माशाल्लाह काफी स्ट्रांग उस वक्त भी थे, आज भी उनके स्ट्रांग होने की वजह से मैं स्टैंड कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला ने इसको भेजा है ना, तो उसके मकासद भी उन्होंने उनको पता होंगे, वो हमें सिर्फ रास्ता दिखाते जाएंगे। सबसे बड़ी बड़ी चीज तो उन्होंने मुझे यही अपने हस्बैंड से मुझे सीखने को मिली, क्योंकि वो स्ट्रांग थे तो मैं स्ट्रांग थी। और फिर उसके बाद जो है सोसाइटी के चैलेंजेस का हमें अंदाजा था, क्योंकि स्पेशल नीड्स को जब हम लोग देखते थे तो हमें लगता था कि सोसाइटी में इनके लिए जगह नहीं है। मतलब ये कि पेरेंट बनने से पहले, स्पेशल नीड के पेरेंट बनने से पहले हमें लगता, हमने जो चीजें देखी थी तो हमारे बच्चे के लिए भी हमारे वही सवालात होते थे, वही नेगेटिविटी होती थी। बेसिकली ये नेगेटिविटी ही होती है जो हम अपने तौर पर सोच रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली स्ट्रांग थी, फैमिली का जो है एक तरह से सपोर्ट बहुत ज्यादा थी। तो वो चीजें इतनी मुश्किल नहीं हुई। लेकिन हाँ, बाहर निकालने में बच्चे को बहुत सी डिफिकल्टीज आती थी जब हम इसको बाहर लेकर जाते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स डिफरेंट होती है। तो 10 तरह के सवालात आते थे, उस वक्त हर सवाल का जवाब देना हम अपना फर्ज समझते थे, लेकिन लोग नहीं समझते थे जो बात है, क्योंकि हर किसी के अपने सवालात होते हैं, हर किसी की अपनी क्योरीज होती हैं। लेकिन एट द एंड समझ में आया कि हर सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो जब फैमिली में ये सारी सूरत हाल हुई तो फिर फैमिली में आपकी इमीडिएट फैमिली में किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया आपको। इमीडिएट फैमिली में मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर हैं, इनके भाई हैं, इनकी भाभी हैं,
माशाल्लाह। मेरे ससुर जो हैं वो बीमार थे, तो उनको इतना पता नहीं था इन चीज़ों का। सास जो है उनसे हमने खुद छुपाया हुआ था, वक्त से उनको पता चल गया था क्योंकि वो एजेड थे उस वक्त। तो हम उनको नहीं बताना चाहते थे कि खामखा में कोई वो जहन पे कोई प्रेशर या डिप्रेशन ना लेने। तो वक्त से उन दोनों को पता चल गया था, लेकिन जब जैसे जैसे उनको इल्म हुआ तो उन्हीं की सबसे ज्यादा सपोर्ट रही, मेरी सास की, ससुर की। मेरे मदर फादर अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब दोनों, परीक्षे के पैटर्नल और मैटरनल दोनों साइड, अल्लाह का शुक्र है कि काफी ज्यादा इसको, बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट मिली तो मैं इसको आगे रेस कर सकी। अच्छा, अब ये फैमिली की बात चली है तो आपकी बातों से तो हमने अखज़ किया कि आप जॉइंट फैमिली का पार्ट थी जिस वक्त परिशे पैदा हुई। और तो आप क्या समझती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम या सिंगल फैमिली के साथ ऐसे चैलेंज वाले बच्चे को डील करने में कुछ प्रॉब्लम है, किसका कोई फायदा है? इस बारे में अगर कुछ शेयर करें आप। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो या सिंगल फैमिली सिस्टम हो, इंसान अगर पॉजिटिव है ना तो हर चीज आसान हो जाती है। अगर सिंगल फैमिली सिस्टम है और पेरेंट, फादर मदर दोनों पॉजिटिव नहीं है बच्चे को लेकर, तो फिर सिंगल फैमिली भी काम नहीं करती, क्योंकि स्पेशल नीड्स हो या कोई भी बच्चा हो, लर्निंग हर बच्चे के लिए जरूरी है। जहां बच्चे के लिए पॉजिटिव माहौल नहीं है ना, वहां पे उसकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रेज हुई। अब वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे सिस्टम्स चेंज हो गए हैं। लेकिन जब बच्चे छोटे थे तो मैं भी ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा रही हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग इतने पॉजिटिव थे कि उसमें जितने लोग थे उतने पॉजिटिव माइंड्स थे, उतना इसने लर्न बहुत अच्छा किया उस सारे सिस्टम में। उसकी फुफ्फो थी, उसके ताया थे, हालांकि वो लोग यहाँ पे रहते कम थे लेकिन आते जाते ज्यादा थे। मतलब मेरे जो इन लॉज हैं वो ज्यादा बाहर रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन वो आते जाते बहुत ज्यादा थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि स्टार्टिंग वाला जो टाइम था, मेरे जेठ हम साथ रहते थे, फिर वो बाहर चले गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि सब इतने पॉजिटिव थे कि मुझे इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं फेस करनी पड़ी। जब मैं दूसरे पेरेंट्स को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई में जॉइंट फैमिली सिस्टम के भी बहुत इश्यूज हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं है वो जो उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि एक पेरेंट का काम नहीं होता, अगर हम कहते हैं कि जैसे एक वो मिसाल दी जाती है कि बच्चे की परवरिश में माँ का हाथ होता है, लेकिन मैं ये नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि बच्चा अगर जिन लोगों के साथ रह रहा है ना, जितने घर के अफराद हैं, हर किसी की कोई ना कोई जिम्मेदारी है। और परीक्षा के मामले में सबने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। मैं चाहती हूँ कि दूसरे पेरेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं वो उनकी जिम्मेदारी अपने तौर पर पॉजिटिवली बहुत अच्छे से निभाएं। राइट। अच्छा, तो थोड़ा आगे चलते हैं कि जब फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपने वो स्कूल गोइंग की एज को पहुंची, तो फिर आपने सेंटर या स्कूल को तलाश करना शुरू किया, तो क्या आराम से आपको मिल गया या उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई? वो सबसे बड़ा चैलेंज था अभी तक का। अभी तक का वो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि वही बात है ना, वही स्टार्टिंग से हमने जो बात स्टार्ट की कि लेक ऑफ अवेयरनेस, लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ एक्सेप्टेंस, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, जब मेरी बेटी स्कूल गोइंग से पहले मैं इसको कराची लेकर जाती थी, वहां पे एक इदारा है KDSP। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से एक बात दिमाग में डाली थी कि क्योंकि मेरी बेटी डाउन सिंड्रोम है, तो KDSP जो है वो डाउन सिंड्रोम के बच्चों पर ही ज्यादा काम करता है। अब क्योंकि मेरा डिस्टेंस था और मैं इतना ज्यादा रेगुलर आ जा नहीं सकती थी, लेकिन मैं उनसे इन टच अभी भी रहती हूँ। तो उन्होंने जो है, मतलब मुझे सबसे पहले यही चीज सिखाई कि आपका बच्चा जो है वो मेन स्ट्रीम को डिजर्व करता है और आप मेन स्ट्रीम में इसको डालें। मैंने उसके लिए सबसे पहले यही कोशिश की कि मैं इसको मेन स्ट्रीम में डालूं। बहुत से स्कूल विजिट किए, बहुत बहुत एक्सपीरियंस सही नहीं थे मेरे। हालांकि कहने को तो काफी बड़े बड़े स्कूल्स थे और काफी उनके लग रहा था कि भाई क्या मयार है, लेकिन मुझे एक चीज की हमेशा से मैं एक सवाल सबसे करना चाहती हूँ कि अगर आपका मेन स्ट्रीम का स्कूल है तो क्या आपके पास किसी स्पेशल बच्चे की जगह नहीं है? पढ़ाई का हक तो वो भी रखता है, अपनी स्कूल जाने का हक तो वो भी रखता है। आपके पास इतना स्टाफ होना चाहिए इस तरह का कि स्पेशल नीड्स को लेकर चल सके। लेकिन ये खैर अलग अलग टॉपिक है। लेकिन उस वक्त जो है मुझे ये सबसे बड़ा चैलेंज मिला कि हमारे पास ऐसा स्टाफ ही नहीं है कि हम आपके बच्चे को उठा सकें। एट द एंड मैं कहती थी कि नहीं, अपने बच्चे को मैं खुद देखूंगी, आप सिर्फ इसको बिठाएं, इसको सोशलाइज करना है मुझे, इसकी सोशल स्किल्स को मुझे डेवलप करना है, आप प्लीज। क्योंकि मैं एक एजुकेटेड मदर हूँ, मैं चाह रही थी कि मेरा बच्चा किसी भी तरह से उसका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। तो लेकिन वही बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर एक स्कूल मिला जिसने इसको एडमिशन दिया। ये 4 साल तक वहां जाती रही, इसकी सोशल स्किल्स वहां से सारी बहुत अच्छे से डेवलप हुई। इसके एकेडमिक्स पर कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि एकेडमिक्स इटसेल्फ किसी भी बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है। अब वो टिपिकल बच्चा हो या मेन स्ट्रीम का बच्चा, आपको पता है आजकल की पढ़ाइयाँ कितनी हार्ड है। लेकिन इसके एकेडमिक्स पर जो है शुरू से मैंने काफी हद तक खुद काम किया था। उन्होंने जो है इसकी सोशल स्किल्स पर बहुत काम किया। फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद जो है फिर ऑब्वियसली वो सारा ऑनलाइन का सारा सिलसिला शुरू, तो ये उसको कॉप अप नहीं कर पा रही थी, तो मैंने वहां से फिर इसको क्विट करवा दिया।
फिर उसके बाद की जर्नी थोड़ी डिफरेंट रही, फिर वो सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी वो सिस्टम से मैं ज्यादा मुतमईन हूँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि जब आप स्कूल में एट लास्ट कोई स्कूल आपको मिला, तो इसका अलग से, जिसको वो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान वगैरह कहते हैं, तो वो बनाते थे और क्लियरली आपके साथ डिस्कस करते थे? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस सिलसिले में? आप मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं या स्पेशल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं? जिस स्कूल में ये स्पेशल। जा रही थी कोविड से पहले, या जी किसकी जी। बात कर रहे हैं? जी जी, कोविड से पहले कहाँ नहीं, जा रही वहां थी? पे कोई इंडिविजुअल प्लान नहीं था इसका। मैंने आपको बताया ना, वहां पे मैंने उनको बहुत कोशिश की, मैंने उनसे कहा कि इसकी आप एकेडमिक्स पर काम करें, कह रहे हैं ये रिस्पॉन्स ही नहीं करती। तो वक्त से मुझे रियलाइज हुआ कि ऑब्वियसली स्टाफ ट्रेंड नहीं है ना वहाँ का, तो नई चीजें समझ आती वहाँ के टीचर्स को। कोई भी स्कूल हो, जब जब तक स्टाफ प्रॉपर ट्रेंड नहीं होगा उनको नहीं समझ आएंगी। तो फिर एकेडमिक्स पर मैंने उनका जोर देना छोड़ दिया था। एकेडमिक्स के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें थी जिस पर काम हो रहा था। हम एक दूसरे से मतलब मैं उनको गाइड करती थी और वो वहां पे करते थे। वहां पे फिर मुझे शेडो टीचर रखनी पड़ी उनके कहने पर। लेकिन एट द एंड लग रहा था कि सेटिंग नहीं बन रही, क्योंकि उन्होंने लास्ट में मुझे यही कहा था कि हम जो है इसको एज अ ट्रायल ले रहे थे कि देखते हैं ये ट्राई कर सकते हैं नहीं। मैंने कहा मेरी बेटी ट्रायल के लिए नहीं है, उसकी वो एक जनरेशन है, वो एक बच्ची है, उसको आगे मुझे रेस करना है। अच्छा, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि उसकी एकेडमिक्स पे तो इतना काम नहीं हो रहा था, लेकिन सोशल स्किल्स पे काम होता रहा। तो क्या जिस जगह पे आप जा रहे थे, तो फिर तो आपको ये भी काफी प्रॉब्लम आई होगी कि जो पेरेंट्स की ट्रेनिंग या गाइडेंस स्कूल वालों या सेंटर वालों की तरफ से आनी चाहिए, उसमें भी काफी प्रॉब्लम आया होगा आपको? सर सबसे पहले हाँ बिल्कुल, अक्सर वहाँ पे जो दूसरे पेरेंट्स आते थे, एक्चुअली बच्चे की लर्निंग का मसला नहीं होता। जो बच्चे आपस में होते हैं उनको पता नहीं होता कि इसके साथ क्या मसला है या मेरे साथ क्या मसला है। बच्चे बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे को एक जैसा, अपने को और दूसरे के साथ एक जैसा ही समझते हैं। वहाँ पे जो उन बच्चों के जो पेरेंट्स थे उनके काफी हद तक स्कूल वालों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। मैं इसीलिए उस स्कूल की आज भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसमें मेरा बड़ा साथ दिया। उन्होंने कहा कि ये बच्ची यहाँ से निकलेगी तो कहाँ जाएगी। ऑब्वियसली हमने इसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके व्यूज चेंज हो रहे थे वक्तन फवक्तन। ऑब्वियसली हर किसी को प्रोग्रेस चाहिए, हर इदारे को प्रोग्रेस चाहिए। तो मेरी बच्ची उनके प्रोग्रेस में काफी रुकावटें आ रही थी इन अ सेंस, क्योंकि मैं इस चीज को पॉजिटिव ही लूंगी, नेगेटिव नहीं लूंगी। तो उनको लगा कि फिर वो टाइम टाइम से वो इस तरह के होती थी मेरे साथ चीजें, कि मतलब फिर मुझे लगता था कि अब मुझे निकालना चाहिए। फिर मैं कहती थी नहीं, कुछ ना होने से बेहतर तो है ना। हमेशा बस पॉजिटिविटी की तरफ ही देखा कि कुछ ना होने से बेहतर है, कुछ ना होने से बेहतर है। फिर बस ये कि एक दफा मुझे एक चीज ने बड़ा झटका दिया था उस वक्त, लेकिन फिर मैंने वहां से फिर मुझे लगा कि नहीं, अब पॉसिबिलिटीज नहीं है। एक टीचर थी, एक टीचर होने के हिस्से से आप एक एजुकेटेड एक लेडी हैं, और जिस तरह की वो चीजें कर रही थी, तो मुझे नहीं समझ आया कि मुझे इस तरह का कोई सीन अब मतलब जारी रखना चाहिए। वो कोविड के पहले की बात है, फिर कोविड आ गया तो फिर मैंने वहां से डिसकंटिन्यू कर दिया था परिचय को। और राइट। वो चीज अच्छी नहीं थी। हम्म। तो वैसे आपका एक्सपीरियंस क्या है कि क्या आपको बहुत से पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं एक तरह से कि सेंटर्स प्रोफेशनल्स चार्ज बहुत ज्यादा करते हैं? तो आपका अपना क्या ख्याल है कि वाकई वो जो फी स्ट्रक्चर उनका काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इन कीपिंग इन व्यू के उनके बहुत से एक्सपेंसेस भी होते हैं, स्टाफ का, बिल्डिंग का, मटेरियल, इक्विपमेंट का? तो आप क्या समझती हैं इस बारे में? मेरे हिसाब से अफोर्डेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ऐसा कर सकते हैं, जो अफोर्डेबल हैं वो बेशक रेगुलर में अपने बच्चे को लेकर जाएं, लेकिन साथ साथ वो अपनी भी लर्निंग रखें वहां पर। ताकि समटाइम हर किसी के हालात एक से नहीं होते। अगर अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए तो आपको एक अच्छा विजन रखना चाहिए अपने बच्चे के लिए, एक क्लियर विजन रखना चाहिए कि मेरा बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। क्योंकि एक माँ बाप से ज्यादा कोई एफर्ट नहीं कर सकता। अगला बंदा बेशक प्रोफेशनल है, लेकिन आप उससे बहुत सी चीजें लर्न करके, अगर आप उसके मिसाल के तौर पे महीने में अगर आप उसके 4 या 5 सेशंस लेते हैं वहां से, और आपके पास ज्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप घर पे भी उस पे काम कर सकते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि बस वो बंदा है ना, वो बैठा हुआ वही काम करेगा, अगर वो नहीं करा तो मैं क्या कर सकता हूँ। मोस्टली पेरेंट्स की भी ये कोताहियां हैं। उनको नहीं करना चाहिए इस तरह से। वो अपना विजन इतना क्लियर रखे कि अपने बच्चे के लिए वो सीख ले थोड़ी चीजें, ताकि वो घर पे तो उसको एटलीस्ट लेकर चल सके ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाली चीजें भी दिखने में आती हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं वो प्रोफेशनल है, वो कर सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं भी इस तरह की मदर थी पहले।
मैं किसी और को नहीं कहूंगी, लेकिन वक्त से मुझे भी ये चीज समझ में आई कि नहीं, हर दफा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं जाके इतनी भारी भरकम एक प्रोफेशनल को चार्जेस दूं, और मैं नहीं कर पा रही। तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि कोविड के टाइम ने हमें ये चीजें बहुत अच्छे से सिखा दी थी, क्योंकि कोविड में फाइनेंस हर किसी के ऊपर नीचे हुए थे। तो लगा कि नहीं, अब थोड़ा बहुत मैं खुद भी अगर बच्ची पर काम करूंगी तो चीजें बहुत आसान हो सकती हैं मेरे लिए भी। मैं किसी से गाइडेंस ले लूं, काम थोड़ा घर पे खुद कर लूं, तो फिर ये है कि उससे काफी वर्क मुझे, मतलब मुझे लगा कि मैं उस डेडिकेशन से काम कर रही हूँ जिस तरह से अगला बंदा उतनी शायद डेडिकेशन से नहीं भी करे, क्योंकि मैं माँ हूँ उस बच्चे की। तो जब आपने ये सोचा कि खुद भी थोड़ा अपडेट होना चाहिए एजुकेशन वाइज, ट्रेनिंग वाइज, उसके लिए, परीक्षा के लिए, तो फिर आपने कहाँ से या कैसे वो एजुकेशन या ट्रेनिंग या गाइडेंस ली ताकि उसके साथ काम कर सकें? एक्चुअली सर, मैं क्लियर बात करूं कि मैंने कोई एजुकेशन इस फील्ड में मैंने कोई भी चीज सीखी नहीं है, मतलब कोई मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली या मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। हाँ, डिफरेंट बंदों से जो इससे प्रोफेशनल हैं माशाल्लाह, वो बहुत, क्योंकि उनके उनका पूरी पढ़ाई हुई हुई है, उनकी बहुत सी उन्होंने अपना एक पूरी डिग्री ली हुई है, तो उनका जैसा तो एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। लेकिन उनसे मुझे बहुत गाइडेंस मिलती है। मैं कहीं भी अगर कोई चीज मुझे सीखने को मिल रही है ना, मैं उसमें पीछे नहीं हटती कि मैं नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ हाँ, मेरी बच्ची के लिए बेहतर है, मुझे सीखनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए। फिर कहीं मुश्किल होती है तो फिर उनसे पूछ लेती हूँ। तो एक तरह से वो भी इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि आप माँ होने की हैसियत से इस चीज में लगी तो हुई है ना, कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सीख रही हैं उसको सिखाने के लिए। तो मैंने कोई इस तरह में इस फील्ड में मैंने डिग्री नहीं ली, मेरा प्रोफेशन कुछ और था। लेकिन ये है कि अपनी बच्ची के लिए बहुत सी चीजें मैंने खुद से लर्न की, ताकि मैं उसको खुद से टाइम दे सकूं। राइट। तो अभी इस करंटली आप उसके साथ सिर्फ खुद से काम कर रही हैं या किसी सेंटर या थेरेपिस्ट के साथ भी इंगेज्ड हैं फॉर परीक्षा? कोविड के टाइम में जब इसकी मेन स्ट्रीम की स्कूलिंग जो है वो स्टॉप हो गई थी, क्योंकि ऑनलाइन सेशन स्कूल के चलते थे, तो ये नहीं कॉप अप कर पाती थी। फिर मुझे यहाँ पे एक इदारा मिला। वो उस वक्त थेरापिस्ट तो नहीं थी, वो स्पेशल एजुकेटर थी बेसिकली। मैं उनके पास परीक्षा को लेकर गई कि मैं इसकी चीजें नहीं समझ पा रही, या मेरी खुद की लर्निंग अभी इतनी नहीं है कि मैं इस पे काम कर सकूं। एकेडमिक्स को तो मैं देख रही थी, लेकिन क्योंकि उसकी सोशल स्किल स्टॉप हो गई थी, उसकी बहुत सी ऐसी, उसकी ग्रूमिंग पूरी स्टॉप हो रही थी, वो घर पे बैठे बैठे एक बच्चा क्या कर सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे काफी हद तक गाइड किया। अब उनका अपना इदारा है, 4 साल से तकरीबन 3-4 साल हो गए उनके इदारे को, बतूल स्पेशल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट। फिर वहां पे मैंने तकरीबन, पहले वो इवनिंग क्लासेस में जाती थी वहां पर कुछ घंटे के लिए, ताकि उसकी एक रूटीन रहे, उसकी कुछ लर्निंग चलती रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनसे मुतमईन हो गई। अल्फिया नाम है उनका, वो यहाँ पे माशाल्लाह अपना इदारा बहुत अच्छा चला रही हैं। अब तो मैं उनके साथ मिलकर काम करती हूँ। मैं, मेरा एक अलग पार्ट है वहाँ पर, उनका एक अलग पार्ट है। वो अपना, ऑब्वियसली वो स्पेशल एजुकेटर है, वो प्रॉपर बच्चों के स्पेशल एजुकेशन के हवाले से लेकर चलते हैं, स्पेशल स्कूल है वो। अब मेरी बेटी वहां पर जाती है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही जो कहा था कि अब मेरी बेटी की जर्नी थोड़ी डिफरेंट है, वो तो ये इसकी जर्नी है कि उसकी अब मॉर्निंग की रूटीन इसी तरह से कि वो स्कूल जाती है, लेकिन स्पेशल स्कूल जाती है। वहां से उसने बहुत सी ऐसी चीजें सीखी जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी, कि अच्छा मेरी बच्ची इस तरह से भी कर सकते हैं। माशाल्लाह अब उसकी एक लाइफ है जो कि एक नॉर्मल लाइफ है, एक आम इंसान की होती है माशाल्लाह से। तो वहां से उसने बहुत सी ऐसी चीजें सीखी, राइट। एक्सप्लोर की। तो इससे पहले बतूल सेंटर जाने से पहले पहले का जो एक्सपीरियंस आपका है कि डिफरेंट सेंटर्स या प्रोफेशनल से राब्ता रहा आपका, स्कूल से भी कुछ राब्ता रहा, तो आप क्या समझती हैं कि कितना कॉपरेशन आपको मिला अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से परीक्षा की जर्नी के इस सारे अरसे में? क्या समझती हैं आपकी ये जो प्रोफेशनल्स हैं कितने कोऑपरेटिव हैं आपके साथ? सर, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि हर बंदा जो है ना इतना डेडिकेटेड नहीं होता है स्किल को लेकर, मेरे हिसाब से, मेरी जर्नी के हिसाब से। मैं नहीं समझती कि मैं किसी को गलत या सही कह रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि हाँ भाई ये फील्ड है, इसमें अपना भी इंसान को देखना होता है, अपना मार्जिन भी देखना होता है। लेकिन हर बंदा डेडिकेटेड नहीं होता, क्योंकि मैंने जिस इदारे में भी इसको एनरोल करवाया है वो बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। और उनकी डेडिकेशन जो ना नजर आती है बच्चे में, बच्चे की ग्रूमिंग में नजर आती है। वो एक एक बच्चे को लेकर इतना, उनके बाकायदा आईईपी प्लान्स बने हुए हैं प्रॉपरली, हर बच्चे की डिफरेंट डायग्नोसिस हैं, डिफरेंट उनकी नीड्स हैं, उस हिसाब से उनके आईईपी प्लान्स बने हुए हैं और उस हिसाब से वो लेकर चल रहे हैं। इससे पहले मेरी बेटी मेन स्ट्रीम स्कूल में मॉर्निंग में जाती थी, इवनिंग में मैं इसको थेरेपी सेशंस लेने के लिए लेकर जाती थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज से, मेरी बेटी अगर 11 साल की है, तो चले मैं तकरीबन 7-8 साल पहले की अगर स्टार्टिंग ले लूं उसकी थेरेपीज की, तो इतना यहाँ पे इदारों में नहीं थी वो चीज।
बस क्योंकि किसी ने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, किसी ने चंद महीनों का कोर्स किया हुआ है, तो अपना इदारा खोल लिया, आगे का पता नहीं है, बच्चों का पता नहीं है कि उन पे क्या काम करना है। तो मेरे लिए तो चीजें उस वक्त इतनी ज्यादा चैलेंजिंग थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अब हैदराबाद, क्योंकि मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ, तो हैदराबाद जैसे शहर में अब चीजें काफी पॉजिटिविटी आ रही है, और उसमें काफी लोगों का हाथ है कि उन्होंने इस चीज पे अब काम करना शुरू किया, और डेडिकेटेड लोग आ रहे हैं अब काम करने के लिए। पहले नहीं थे इतने काम करने वाले, बस था कि एक यहाँ पे मतलब एक शहर है, यहाँ पे जगह नहीं है, अब मतलब यहाँ पे ऐसा कोई फील्ड नहीं है, तो चलो हम अपना इदारा खोल देते हैं। लेकिन वही है ना कि जो पेरेंट्स इतने दुखी होकर आ रहे हैं वो कहाँ जाएं, उनकी जब हकीकतें खुलती हैं तो फिर इंसान बहुत मायूस हो चुका होता है तब तक। राइट। अच्छा, कोई ऐसी सर्विस भी आपको चाहिए थी या है और वो सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं है? कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट भी आपकी रही या अभी भी है? मेरी बेटी के पैदा होने तक आज तक एक चीज जो है ना, मुझे जो चीज मैं अभी चाहती हूँ कि होनी चाहिए, पेरेंट्स की गाइडेंस, वो अभी तक नहीं है। वो हैदराबाद शहर में अब बहुत सी चीजें हो गई हैं, थेरेपी सेंटर्स खुल गए हैं, लोग भी आ गए हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी फील्ड अब इस तरह से, क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है लोगों को, वो इसकी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, यहाँ पे खुद से अब काम कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स की गाइडेंस नहीं है। जब तक पेरेंट्स प्रॉपरली नहीं गाइड होंगे, उनकी वो गाइडेंस नहीं मिलेगी, बच्चे पर कोई काम नहीं कर सकता। मतलब इनिशियल बच्चे आता ही माँ बाप की गोद में है ना, जब उनको ही गाइडेंस नहीं होगी, उनको ही कोई इदारा गाइड करने वाला नहीं होगा, तो वो कहाँ जाएंगे। ये चीज पे हम्म, अभी जो है, मैं अगर आपके उससे चैनल के उससे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर हैदराबाद का कोई पेरेंट सुनता है, इस पर अब बतूल स्पेशल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, और उसको लीड अब मैं करूंगी आगे चल के इंशाल्लाह, कि हम इंशाल्लाह। गाइडेंस देंगे पेरेंट्स को। हमारा मेन काम ये अब अवेयरनेस का अब है, क्योंकि वो इदारा जो है वो बच्चों पर तो काम कर रहा है, लेकिन अब हम लोग अवेयरनेस पर भी काम करने वाले हैं इंशाल्लाह। अगले साल का हमारा यही अब टारगेट है इंशाल्लाह, न्यू ईयर का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपने शुरू में जिक्र किया था कि जब कोविड आया तो ऑनलाइन सर्विसेज पे चले गए सब लोग। तो क्या आपका अपना भी एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन सर्विसेज लेने का? और अगर रहा तो वो कैसा तजुर्बा था? ऑनलाइन सर्विसेज लेने का मैंने ट्रायल्स बहुत लिए थे, कराची से, इस्लामाबाद से, लेकिन मेरी बेटी उस पर कॉपरेट नहीं करती थी। मैं खुद से चाहती थी, क्योंकि सम टाइम बच्चे का भी होता है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो घर पे बैठे बैठे इतनी वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो किसी चीज में उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता था। वो पूरा इसको ग्रूम किया बतूल स्कूल वालों ने, बतूल स्पेशल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ने। मतलब उस मेरी बेटी जो है उसको आर्ट से बहुत लगाव है, बहुत ज्यादा पेंटिंग्स करती है माशाल्लाह, उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, उसको स्पोर्ट्स से बहुत लगाव है। तो मैं उसको उन चीजों में इन्वॉल्व रखती थी, लेकिन उसकी कुछ जो है ना ग्रूमिंग में कुछ चीजें अप एंड डाउन हुई थी, तो वो कोविड के टाइम में हम लोग ही इतना फ्रस्ट्रेट हुए हुए थे, तो बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं है, तो वो नहीं बैठती थी ऑनलाइन सेशंस में। मैंने ट्रायल लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेटी इतना कॉपरेट नहीं कर रही थी उस वक्त मेरी। राइट। अच्छा, इस सारे अरसे में कि जो अभी तक आपकी जर्नी चल रही है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स के साथ भी हुआ? क्योंकि हैदराबाद में आई थिंक कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स या सेंटर्स भी अवेलेबल हैं। तो वो वहां पे कभी आपका जाने का इत्तेफाक हुआ और वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ था, मैंने देखा भी था, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हुआ। क्योंकि गवर्नमेंट के हर सेक्टर में, गवर्नमेंट की मैं सिर्फ स्पेशल नीड्स की बात नहीं करूंगी, अनफॉर्चुनेटली मे बी अब काम हो रहा हो, अब दिखता भी है काम गवर्नमेंट का। अब शायद वो ये ना कि पेरेंट्स अब खुद से एजुकेटेड हो रहे हैं, खुद अवेयर हो रहे हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो काम भी हो रहा है। लेकिन पहले इतना काम नहीं होता था। यहाँ अगर चले, मेरी बेटी तो 11 साल की, अगर उससे पहले के पेरेंट्स को ले लें, तो गवर्नमेंट के इदारों में आई थिंक जो वो बच्चे जाते हैं जिनके पेरेंट्स, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, वो बच्चे जाते हैं जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ घंटों के लिए घर से बाहर रहे। तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो जिन बच्चों को उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करे, तो बाहर वाला क्या एक्सेप्ट करेगा। तो फिर वो वहां पे सिर्फ बैठने के लिए आते थे, और वो सिर्फ शायद आई थिंक मार खाने आते थे वो बच्चे। मैंने अपनी आंखों से देखे थे कि वो किस तरह मार खाते हैं स्पेशल नीड्स के बच्चे। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हाल बहुत बुरा था, अब का मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी तो लाइफ की जर्नी मेरी बच्ची के साथ इतनी अब बन गई है कि अब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी गवर्नमेंट के इदारों में जाने की। हाँ, अब सुना है कि काफी अब उनकी थेरेपीज पर, उन पर जो है सिंध हुकूमत अब काम कर रही है। अच्छी बात है, होना चाहिए, और हर किसी का उसके पीछे कोई ना कोई होता है। तो जहां तक मेरे सुनने में आया है कि हमारे जो सिंध के जो मिनिस्टर जो हैं मिनिस्टर,
उनका अपना बच्चा स्पेशल नीड्स का है तो तब उनको अब समझ में आई है कि अब मुझे काम करना चाहिए। तो ये चीज अगर पहले होती तो शायद पहले के पेरेंट्स को वो चीजें इतने चैलेंजेस फेस ना करने पड़ते। चले आने वाले कुछ पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए ही कुछ बेहतरी हो जाए तो ये भी एक बस अल्लाह ताला इसी तरह से हर किसी को एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने वाला बनाए। आमीन। अच्छा ये बताइए कि इस सारे अरसे में कुछ ऐसा पीरियड या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि फरीशे के मामले में कुछ ड्रामाई या ड्रामेटिकली कुछ पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव चीज आपने महसूस की हो या तब्दीली जो जो थोड़ी सी अनयूजुअल नजर आई हो आपको, पॉजिटिव हो या नेगेटिव? जी, ये एक मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक वो कहते हैं कि मतलब बहुत पॉजिटिव उसकी तब्दीली आई जब उसकी बहन मेरे पास आई। मतलब उसके बाद की जो मेरी बेटी है माशाल्लाह, इन दोनों में 7 इयर्स का डिफरेंस है। तो परी जो उसकी अब माँ बन चुकी है। मतलब इन सेंस के मतलब मेरे जहन में था और मुझे अपने बड़ों ने जिस तरह से गाइड किया है, दूसरे स्पेशल नीड्स बच्चों की मदर है। मैं उन लोगों को चुनती हूँ अपनी जिंदगी में जो पॉजिटिव है। नेगेटिव लोगों को मैंने थोड़ा साइड पे कर लिया है, वो कोई भी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कुछ भी हो, मैंने उनको थोड़ा साइड पे कर दिया। तो वो एक अपने पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छा रहता है, वो अपने बच्चों पर काम कर सकते हैं। तो मेरे जो पॉजिटिव जो लोग हैं जो मेरे आसपास के हैं, जो स्पेशल नीड्स के पेरेंट्स हैं, तो उनसे मैंने काफी गाइडेंस ली थी। क्योंकि परीक्षा के बाद जब मैं कर रही थी तो मैंने से पूछा कि मैंने कहा मैं किस तरह करूंगी। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही समझाया कि इस बच्चे को तुम यही सिखाना कि ये तुम्हारा बेबी है। और मैंने एग्जैक्टली यही किया था जब ये आई थी हॉस्पिटल में, और मैंने से यही कहा था कि ये परीक्षा आपका बेबी है। क्योंकि परीक्षा को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा। और समटाइम लोग नहीं समझते कि बच्चों को प्यार करने जाती है, लोग इससे छुपाते हैं बच्चों को। लेकिन अब माशाल्लाह वो खुद से प्यार करने का वो तरीका उसको आ गया, तब कोई इतना छुपाता नहीं है। बचपन में थोड़ा ये भी चैलेंजेस थे इसके लिए। लेकिन ये कि जब मेरी बेटी आई तो पहले दिन से मैंने अपनी नंद से कह दिया था कि आप इसको इसकी गोद में डालिएगा, बेबी को परीक्षा की गोद में डालिएगा। क्योंकि परीक्षा 7 इयर्स की थी। तो उन्होंने इसकी गोद में डाला और तब से लेकर आज तक माशाल्लाह, वो मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो 3.5 साल की है और परीक्षा माशाल्लाह अभी 11 की हो जाएगी अभी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। तो उन्होंने जो है मतलब आज तक जो है ना ये इसका इस तरह से ख्याल रखते जैसे ये इसकी अम्मा है, मतलब इसकी माँ है। और उसके कपड़े चेंज करना, लोग हैरान होते हैं कि एक स्पेशल नीड का बच्चा खुद को नहीं संभाल सकता तो अपनी बहन को कैसे संभालेगा। लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि हमने उसको पॉजिटिवली उसको उस पर भी गाइड किया कि ये तुम्हारा बेबी है और तुम्हारा बच्चा है, अब तुम इसका ख्याल रखो। वो इसलिए किया ताकि दोनों में आपस में एक प्यार मोहब्बत रहे। और वो चीज मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल थी कि माशाल्लाह आप दोनों एक दूसरे के साथ इतनी अटैच रहती हैं। ओके। अच्छा एक चीज और भी हम पूछना चाहेंगे कि आजकल मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये चीजें भी चल रही होती हैं कि कुरान थेरेपी टाइप ऑफ थिंग के ये सुनाएं या इस चीज की रिकॉर्डिंग चलाई जाए तो फर्क पड़ेगा। तो आपने भी क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो अल्लाह पाक का जो कलाम है उससे बेहतर तो कोई रिलीफ नहीं है आपकी लाइफ का। परीक्षा के बॉन्ड होने के बाद से अब तक मतलब मैं कुछ ऐसी सूरतें हैं जो घर में चलाती हूँ। चैलेंजेस कम नहीं होते लेकिन आप पीस में आ जाते हो, बेसिकली होता ये है। और बच्चा जो है वो एक तरह से कामली उस पे काम हो रहा होता है, बच्चा काम रहता है। तो एक मैंने भी इस तरह की चीजें बहुत की। सूरह रहमान मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वो है। मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो आज तक सूरह रहमान पे सोती है और परीक्षा भी सूरह रहमान पे सोती है। और उसके साथ साथ ये कि परीक्षा के क्योंकि स्पीच के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, अभी तक उसकी स्पीच इतनी क्लियर नहीं है। तो मैं उसको स्पीच से रिलेटेड जैसे जो एक सूरत है स्पीच की जिसपे अक्सर कहते हैं कि जो पढ़ी जाए तो जो लुकनत कम करती है, तो वो मैं परीक्षा को बहुत ज्यादा रात में पढ़ाती हूँ। तो उससे उसकी मुझे लगता है कि जब जब मैं उसको रेगुलर में तो मैं नहीं पढ़ा पाती, लेकिन वीक में 3 और 4 दफा मैं अगर इसको पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी स्पीच और से और बेहतर होती जाती है। क्योंकि इसका ये रूटीन वाला बच्चा है, समटाइम ये जल्दी सो जाती है, मैं अगर किसी काम में होती तो ये सो जाती है, इसका स्कूल का रूटीन है। लेकिन जब जब मुझे रात में इसके साथ टाइम मिलता है तो मैं इसको जरूर पढ़ाती हूँ। तो इस तरह से कुरानिक थेरेपी भी बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम है, तो हमें इस चीज को सबसे पहले बिलीफ होना चाहिए इस चीज का। राइट। अच्छा ये आपने शुरू में जिक्र किया कि आपके हस्बैंड ने आपको काफी सपोर्ट किया शुरू से लेके आज तक। तो क्या उसकी एक्टिवली भी वो इन्वॉल्व रहते हैं परीक्षा के साथ फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, या उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं वो? परीक्षा के साथ वो एक्चुअली रेगुलरली इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि उनका काम इस नोयत का है। वो इवेंट प्लानर है मेरे हस्बैंड।
तो वो उनका वैसे सीजनल, आपको पता है कि हर किसी का बिजनेस जो पर्सन होते हैं उनके अपने सीजन के हिसाब से काम होते हैं, तो सीजनल सब जब उनका सीजन होता है, जैसे आजकल सीजन है, तो वो बिल्कुल भी घर को टाइम नहीं दे पाते, जिसमें ऑब्वियसली उनका कसूर भी नहीं है, उनका सीजन है अभी। लेकिन जब वो फ्री होते हैं तो उनकी सबसे पहले कोशिश होती है कि बच्चों को, और हमने परीक्षा को स्पेशली कभी भी उसमें ये नहीं किया कि उसको इम्पोर्टेंस दी हो या उसको कमी महसूस करवाई हो, तीनों बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो उसकी थेरेपीज के लिए कभी नहीं गए या उसके स्कूल के विजिट्स के लिए कभी नहीं गए। हाँ, लेकिन उनको हर चीज का पता जरूर होता है, वो हर चीज का इल्म जरूर रखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऑब्वियसली उनका बिजनेस है तो वो ज्यादा उसमें, और आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो है कमाना कितना मुश्किल है इतना आसान नहीं है। तो ऑब्वियसली उनको मैं अब, क्योंकि मैं उनका सपोर्ट सिस्टम हूँ, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, तो इसमें जो है मैं एक तरह से सपोर्ट देती हूँ कि ठीक है बाकी चीजें मैं मैनेज कर लूंगी। आप जो है बस ये कि उनको हर चीज, वो इल्म जरूर रखते हैं, हर चीज का वो नॉलेज जरूर रखते हैं कि परीक्षा के साथ क्या हो रहा है, कौन सी चीज में कमी बेशी तो नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो हर चीज में ऑब्वियसली उन्होंने मुझे फ्री हैंड काफी हद तक बच्चों के मामलों में भी दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए, जी। जब इस सारे अरसे में आप क्या समझती हैं कि आपको सबसे ज्यादा मुश्किल कब पेश आई, कहाँ पेश आई? और या आप इसको दूसरी तरह ले लें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लैक क्या चीज करती है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है? मुझे जो एक तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल आई थी, वो इसके स्कूलिंग के मामले में ही आई थी, क्योंकि स्कूल का मामला एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। मैंने इस तरह की बातें सुनी थी जो शायद मैंने अपनी जिंदगी में सोची भी रही थी, इसके पैदा होने के बाद भी नहीं सोची थी कि इस तरह के मुझे लोगों से वास्ता पड़ेगा और मुझे इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हिम्मत भी अल्लाह ही दे देता है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज थी। उस वक्त मेरे हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ सिटी थे, तो वो चीजें मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी अकेले फेस करना। और दूसरा जो है, अब माशाल्लाह ये अब जैसे ग्रोन अप हो रही है, ये ग्रूम हो रही है, या अब जो है मुझे लगता है कि चैलेंजेस अब आने वाले हैं आगे अब बड़ी हो रही है ना, तो उसकी नीड्स भी बढ़ रही हैं, उसकी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना कोई मुश्किल कभी भी इस तरह से परीक्षा के मामले में मुझे कभी मुश्किल पेश, मैं हर एक को ये कहती हूँ, परीक्षा कभी मेरे लिए मुश्किल नहीं रही। सोसाइटी ने बहुत चैलेंजेस दिए परीक्षा को लेकर, क्योंकि उसको उसको अंडरस्टैंड कोई नहीं करता ना। वो तो बहुत मासूम है, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए उसको। अच्छा, अभी आपको काफी टाइम हो गया इस सारे प्रोसेस में से गुजरते हुए और मुख्तलिफ प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करते हुए, सेंटर, स्कूल्स। तो आप क्या समझती हैं कि एक जो थेरेपिस्ट है, चाहे वो स्पीच वाला हो, ओटी वाला हो, दूसरे हो, हम्म। तो उनमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए या कैसा होना चाहिए थेरेपिस्ट को? थेरापिस्ट को जो है सबसे पहले तो डेडिकेटेड होना चाहिए, और उसके बाद उनको एम्पथी वाला होना चाहिए, एहसासमंद होना चाहिए। क्योंकि डेडिकेशन जब तक नहीं होती ना इंसान में, तो वो फिर आप कितने भी बड़े इदारे बना लो, आपकी डेडिकेशन अगर नहीं है तो फिर आपका काम नजर भी नहीं आएगा। आपके पास डेडिकेशन है, आप छोटे से चैम्बर में भी बैठकर आपका काम नजर आएगा और फैलेगा, आगे तक फैलेगा। अगर आपको एक होता है ना, थेरापिस्ट को होता है कि मेरा एक नाम हो, ऑब्वियसली एक हर इंसान को होता है, जब वो अपनी फील्ड से रिलेट कर रहा होता है तो उसको अपने नाम की भी फिक्र होती है। तो जब तक उनके काम में डेडिकेशन नहीं है, वो आगे एक छोटे से चैम्बर से भी आपका नाम निकलेगा, लेकिन आपके पास डेडिकेशन नहीं है, आप बड़े कितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लो, आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात यह है कि उनको एहसास होना चाहिए, जिससे जो आपके पास आ रहा है, क्योंकि थेरापिस्ट के पास कौन आते हैं, वही लोग आते हैं ना जिनके जिनमें मसाइल हैं या जिनके बच्चों के साथ मसाइल हैं। जब तक आपके पास एहसास नहीं है ना, आपके पास उनके साथ बात करने का एहसास नहीं है, आप, मैंने बहुत से ऐसे थेरापिस्ट से मेरा वास्ता पड़ा था कि बात वो इस तरह से करते थे कि जैसे मतलब हमारा बस, वो जस्ट उनको पैसे चाहिए और कुछ नहीं, और कोई एहसास नहीं है उनको। तो वो एहसास वाली जब चीज नहीं है ना, तो वो फिर खुद ब खुद वो पेरेंट्स आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो एहसास ही मांगता है एक पेरेंट आपसे, या जो जो खुद थेरापी करवाने आ रहा है वो एहसास मांगता है। राइट। ओके जी, लास्ट, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे कि आपने थेरेपिस्ट का या सेंटर्स के बारे में तो डेडिकेशन एंड एहसास की, तो आपका कोई मैसेज पेरेंट्स के लिए, आम पब्लिक के लिए हो, वो भी आप जरूर दीजिए ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और आपके एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिले। पेरेंट्स के लिए मैं एक एक चीज उनको यही कहना चाहूंगी कि आप कंसिस्टेंट रहें अपने बच्चे के साथ। आप ये ना सोचे कि मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा। आप कंसिस्टेंट रहे। अल्लाह ताला भी कहता है ना, कोशिश करो, आगे काम मेरा है। हम कोशिश ही छोड़ देंगे बच्चे के साथ तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। हमें कोशिश करनी है। जो बच्चा, अगर कोई बच्चा, क्योंकि हमने वो एक सांचा बनाया हुआ है कि एक बच्चा जो है वो इस तरह से काम नहीं कर रहा तो मेरे किसी काम का नहीं है।
तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हम जब तक कोशिश नहीं करें तो हम कैसे बच्चे से रिजल्ट मांग सकते हैं। और वो स्पेशल नीड्स का कोई भी बच्चा हो, वो जरूर आपको अपना रिजल्ट देगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है और हिम्मत नहीं हारनी, होपलेस नहीं होना। ये चीजें जो ने ये की हैं अपने स्पेशल नीड बच्चे को लेकर चलने के लिए। और सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपको जो है ना अगले का एहसास रखना चाहिए। एहसास है तो पूरी दुनिया चल रही है, एहसास नहीं है ना तो सारा आधी इंसानियत तो वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और इसी मैसेज और एडवाइस के साथ जो पेरेंट्स के लिए भी है और सोसाइटी के लिए भी है, हम इजाज़त चाहेंगे। और मैं दोबारा मिस मरियम फाहद का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम थैंक यू सर। और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाबाश, गुड गर्ल। जूस जूस का खाओ, जबरदस्त। वेरी नाइस। एग्स भी जो जबरदस्त। हाणे ऑयल हो जो एग्स हाणे विझो। परीशे, यस, गुड जॉब परीशे, गुड जॉब परी, गुड जॉब।